नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। बाई इलेक्शन का बाजीगर कौन होगा, यह सवाल सबके जहन में उठ रहा है। धुआंधार प्रचार का सिलसिला चल रहा है। तमाम पार्टियों ने अपना जोर लगा दिया है। अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के बाद कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद जिस तरीके से शिवपाल यादव के करीब गए, उनके पांव छुए, और जिस तरीके से उसके बाद दोनों के ट्विटर हैंडल पर बयान आया, उसके बाद दोनों ने जनसभाएं की और आज फिर शिवपाल सिंह यादव का बयान आया है। अखिलेश घर घर जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में वो एक विधानसभा के प्रत्याशी के घर भी गए जो पहले बसपा से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उनको समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। कुल मिला जुला के पूरी कोशिश है अखिलेश यादव की इस चुनाव के जरिए डिंपल को एस्टैब्लिश करने की। दूसरी तरफ उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया था कि कन्नौज सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि मैनपुरी से डिंपल को जिताने की उनकी मंशा है, उनको उम्मीद है, और कन्नौज से वो खुद जाएंगे। यानी ये चुनाव, ये बाई इलेक्शन बहुत तरह के संकेत देने वाला है और बहुत इसके परिणाम भी निकलेंगे, बहुत दूरगामी परिणाम निकलेंगे, खासतौर से 2024 को लेकर। इसी तरह से रामपुर में भी तैयारियां हैं। रामपुर में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ज़बरदस्त जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। मैनपुरी में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट पूरी एक फौज उतार दी है। 15 के आसपास मंत्री हैं। कुल मिला जुला के लगभग 40 प्रचारक हैं। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतना चाहती है। जिस तरीके से आजमगढ़ में उसने किला फतह किया था, उसी तरीके से मैनपुरी भी फतह करना चाहती है, इसलिए कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसी तरह से रामपुर में भी दोनों पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। खतौली में भी जोर आजमाइश कर रही हैं। सवाल ये उठता है कि बाई इलेक्शन का बाजीगर होगा कौन, और इस बाई इलेक्शन से क्या 24 की तरफ भी कुछ इशारा हो रहा है? क्या ये जो चाचा भतीजे का गठबंधन है वो 24 तक टिकेगा? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ आज एक खास पैनल मौजूद है। आपसे परिचय करा दें, उससे पहले आपको शिवपाल सिंह यादव का एक बयान सुनवाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे। जब बहू लग रहा है तो हमें कोई भी और हमने अगले से कह के दिया है, अब एक ही रहेंगे। चलो अच्छी बात है। बहू ने टेलीफोन किया है, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ। हैं, अब एक ही साथ रहेंगे। तो हमने तुम गवाह है ना हमारी। अगर अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही। तो शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि अब साथ ही रहेंगे। बहू की बात है, निश्चित रूप से उनका ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से उस बात के लिए महत्वपूर्ण है चूंकि मैनपुरी मुलायम सिंह की विरासत रही है और मुलायम सिंह के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर शिवपाल सिंह यादव ने जो आम जनता के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो पैठ बनाई है, जो उनकी पकड़ है, उस पकड़ का निश्चित रूप से फायदा अखिलेश यादव को हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी भी कमान कसे हुए है। 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तो जाहिर सी बात है सारी पार्टियां बिल्कुल जोर आजमाइश कर रही हैं, इसलिए कि ये चुनाव संख्या बल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव परसेप्शन का चुनाव है और इस चुनाव के बहुत सारे निहितार्थ निकलेंगे, बहुत सारे दूरगामी परिणाम होंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा दें, संजीव मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ ओपी यादव भी जुड़ेंगे जो कि चुनाव विश्लेषक हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। चलिए रुख करते हैं सबसे पहले संजीव मिश्रा का। संजीव जी, शिवपाल यादव का लगातार बयान आ रहा है। इससे पहले उन पर आरोप लगते थे कि वो कहीं ना कहीं भाजपा से मिले हुए हैं, लेकिन शिवपाल यादव जिस मजबूती के साथ अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं और आपकी तरफ से भी स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी गई है,
तो क्या लगता है आपको कि यहाँ का चुनाव परिणाम 2024 के लिए कितना बड़ा मैसेज दे सकता है? देखिए, एक तरफ आपने कहा कि शिवपाल जी खड़े हैं, तो शिवपाल जी तो पिछली बार भी थे, शिवपाल जी के साथ साथ बीएसपी भी थी और तमाम और भी सहयोगी दल के भी लोग थे, मैं सबका नाम क्या लूँ। लेकिन इतना ज़रूर था कि उस समय जब 94,000 मतों से नेताजी जीते थे, तो ये मतलब तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कड़ी टक्कर दी थी। आज की तारीख में तो नेताजी को जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, मैं समझता हूं कि जो नेताजी के जो अधूरे काम हैं उनको और कैसे मैनपुरी तक पहुंचाया जाए, इसकी जिम्मेदारी डबल इंजन सरकार की है। नहीं, इसकी जिम्मेदारी तो सपा ले ही रही है। 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा इसकी जिम्मेदारी तो सपा ले रही है ना, इसलिए कि उनकी वो विरासत है वो। नहीं, देखिए, विरासत नेताजी किसी एक उनके नहीं थे, नेताजी बड़े नेता थे, लेकिन उनके बाद जो स्थितियां हुई हैं और जो मैनपुरी को अब चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दे सकते हैं, डबल इंजन की सरकार दे सकती है। और जिस तरीके से पन्ना प्रमुख हमारे बने हैं, वहाँ पर बूथ लेवल पर हमारा संगठन है, ये जो ट्वीट करने वाले लोग हैं इनको परिणाम आने दीजिए, परिणाम से इनको संतुष्टि मिल जाएगी और इनको आत्मचिंतन करने की जरूरत पड़ेगी। कीर्ति निधि पांडे, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए रमन जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बात कहती है कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत कम अंतर से चुनाव आ रहे थे, जबकि 14 के चुनाव में वो अंतर ज्यादा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस उम्मीदवार पे भरोसा नहीं कर पाई जो नेताजी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वास का संकट पैदा हो गया प्रेम कुमार साक्य के साथ। भारतीय जनता पार्टी जिस भरोसे के साथ प्रेम कुमार साक्य साहब को उम्मीदवार नहीं बनाया, रघुराज सिंह को उम्मीदवार बनाया, ये सोच के बनाया प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने, ये हो सकता है शिवपाल जी के करीबी हैं और शिवपाल सिंह यादव जी अखिलेश यादव जी से नाराज हैं और वो हमारी मदद कर देंगे तो हम मैनपुरी का चुनाव भी जीत जाएंगे जी। अच्छा है, संजू मिश्रा जी ने कहा कि नेताजी के समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे। हमें खुशी हुई कि भारतीय जनता पार्टी भी उनको अपना नेता मानती, लेकिन अगर उस नेता के न रहने पर उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव न लड़ती तो शायद इस बात पे भरोसा हो जाए। लेकिन नेताजी के सीट पे भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही। और मैं एक बात लगातार कह रहा हूं रमन जी कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, पहले दिन से मैं कह रहा हूं जब मैनपुरी के उपचुनाव की घोषणा हुई कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी परिवार के साथ रहेंगे, अपनी बहू के साथ रहेंगे, बहू के उम्मीदवारी के साथ रहेंगे और पूरी मैनपुरी में प्रचार करके अखिलेश यादव जी को ताकत देने का काम करेंगे, वही अपनी बहू डिंपल यादव जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का भी काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस भ्रम जाल में थी, वो भ्रम जाल एक ही दांव में, एक ही सवाल पे चारों खाने चित हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीद से रघुराज सिंह साक्य को उम्मीदवार बनाई वो पूरी तरह फेल हो गए। अब रह गया इनके मंत्रियों के फौज का सवाल, उस पर ही बताता हूं आपको। गांव की जनता तो इंतजार कर रही है, इनके मंत्रियों से सवाल कर रही है। इनके मंत्री होटलों में रह रहे हैं, प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि जो सिलेंडर 2014 में 450 का मिलता था वो 1150 कैसे हो गया। जनता जानना चाहती है कि डबल इंजन की सरकार 2014 में बनी तो सिलेंडर का दाम 1150 हो गया, पेट्रोल का दाम 60 रुपए से 100 रुपए हो गया, डीजल का दाम 55 से 95 हो गया और लगातार बेरोजगारी और महंगाई का रेटिंग बढ़ता जा रहा है। यह सवाल जनता उनसे पूछ रही है और इनके मंत्रियों के पास उसका कोई जवाब नहीं है। और मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूं कि जो अंतर 2014 में रहा वही अंतर, उससे बड़ा अंतर हो सकता है 2022 के मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में रहे। चलिए, ओपी यादव हमारे साथ चुनाव विश्लेषक जुड़े हुए हैं। ओपी यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओपी यादव जी, ये बताइए कि बीजेपी ने पूरी फौज अपनी उतार दी है
और बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवपाल सिंह यादव के करीबी को बीजेपी ने टिकट दिया, शायद इस उम्मीद के साथ कि इंटरनली शिवपाल सिंह यादव चूँकि अखिलेश यादव से नाराज़ चल रहे थे, इसलिए उनकी अगर सिंपैथी मिलती है तो शायद चीज़ें उनके फेवर में हों। आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि बीजेपी ने भी अपनी पूरी फौज उतार दी है, समाजवादी पार्टी भी बहुत मेहनत कर रही है, चाचा भतीजे एक हो गए हैं, अखिलेश यादव डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, डिम्पल यादव घर घर घूम रही हैं, इसलिए कि उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर ये सीट उनकी नहीं निकलती है तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। जनता क्या चाहती है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैनपुरी का जो बाई इलेक्शन है निश्चित तौर पर सियासत और भावनाओं के बीच में है। यादव परिवार पूरी अपनी एनर्जी और पूरी ताकत को इस्तेमाल कर रहा है कि सिंपैथी कॉर्नर पर, चूँकि परिवार में एकता हुई है, उसका भी क्या कमोबेश रिजल्ट आता है वो भी देखने को मिलेगा। और 2024 की भी यहीं से बहुत कुछ निकल के आएगी कि समाजवादी पार्टी की अगली प्लानिंग क्या होगी। और जो मैंने सियासत की बात किया, भारतीय जनता पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके साथ में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी नेताजी के नाम को भी कैश करना चाहती है इस बाई इलेक्शन में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज करना चाहती है कि मुलायम सिंह जी सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश के थे। लेकिन सियासत की बात जो यह है, रघुराज सिंह साह के समाजवादी पार्टी से इटावा सदर से विधायक रहे, इटावा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मीडिया के गलियारों में चर्चा है कि वो शिवपाल सिंह यादव जी के नज़दीकी रहे। लेकिन आपको याद होगा जब कांसीराम जी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने गए थे इटावा, उस समय राम सिंह साह के साथ जो इनके पिताजी थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट, जो समाजवादी पार्टी से उस जमाने में एमपी हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट नामांकन कर दिया था। तो सियासत में कोई किसी का न सगा है न कोई नज़दीक है, सियासत समीकरणों का खेल है। और जो वहाँ के ग्राउंड के समीकरण हैं और जिस तरह यादव परिवार ने अपनी पूरी एनर्जी झोंक रखी है, चुनाव बिल्कुल कांटे का है। और जो 94,000 की लीड की पिछली बार की बात की, एक फैक्टर बीएसपी का है, क्योंकि कांग्रेस बहुत, आप अखिलेश यादव इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी उन्होंने बीएसपी के कुछ लोगों को ज्वाइन कराया है, मैं उसी पे जाटो वोटों पे उनकी नजर है, निश्चित तौर पर काफी अच्छी खासी तादाद है उनकी। देखिए, जो डेमोग्राफिक्स है, जो जातीय समीकरण है, उसमें बीएसपी का अपना एक चंक है। और बीएसपी यहाँ 2 बार सेकंड पोल पार्लियामेंट के चुनाव में कर चुकी है। एक बार उपदेश सिंह चौहान पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे, बहुत कम मतों से बीएसपी हारी थी। लेकिन अभी आपने देखा कि भोगांव में बीएसपी के कैंडिडेट रहे, इसके अलावा जिलाध्यक्ष रहे, काफी संगठन के लोग बीएसपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और एक और बड़ी बात बताऊं, एक जमाने में दलितों के यहाँ भोजन को लेकर के नेताजी को बड़ा सामाजिक को विभाजन का शिकार होना पड़ा था। उसका असर इटावा और खासकर इस पूरी आलू पट्टी पर है, दलितों में खासकर है, कि नेताजी और नेताजी की परिवार की जो पृष्ठभूमि है। और इस बीच में अखिलेश यादव ने अंबेडकरवादी और समाजवादियों को एक साथ लाने पर भी काफी काम किया। तो उसके भी जो ग्राउंड के नेतार्थ हैं वो भी इसी चुनाव में देखने को मिल जाएंगे। और पारिवारिक एकता, जिस तरह घर घर जा रही डिंपल यादव जी, खुद अखिलेश यादव जी, किसी बाई इलेक्शन में इतनी मेहनत करते अखिलेश यादव जी को किसी ने नहीं देखा है। तो निश्चित तौर पर इसके भी सियासी नेतार्थ हैं। बीएसपी के जो वोटर है, साइलेंट वोटर हैं, क्या वो साइलेंट किलर साबित होंगे या अंबेडकरवादी और समाजवादी इसी बाई इलेक्शन में एक मंच पे आएंगे, इसकी भी एक अग्नि परीक्षा का ये समय है। लेकिन बीएसपी के वोटर्स समाजवादी पार्टी खेमे में आएंगे या नहीं है, इसलिए कि देखिए बीएसपी का अभी जो 22 में चुनाव हुआ है उसमें बीएसपी बिल्कुल बिखर सी गई है। तो जाहिर सी बात है कि बीएसपी का जो एक वोटर हुआ करता था, एक वोट बैंक हुआ करता था, वो शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ गया है। इसलिए कि अगर नहीं जाता तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं मिलती। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर मैनपुरी में जो बीएसपी का जो बचा खुचा वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है या बीजेपी की तरफ शिफ्ट? देखिए, डिवीजन होगा दलित वोट का खासकर, और जो मोस्ट बैकवर्ड की जो कम्युनिटी, देखिए भारतीय जनता पार्टी किस हर कम्युनिटी के वोट बैंक पर काम कर रही है। आप देखिए कि नेताजी के समधी हरिओम यादव जी की जिस तरह मूवमेंट हो रही, भारतीय जनता पार्टी हर कम्युनिटी का वोट। लेकिन चूंकि आप नतीजे देखिए, मैनपुरी के 77 से ही नतीजे देखिए, मुलायम सिंह जी 96 में वहां चुनाव लड़ने गए और लगातार जीतते रहे। उदय प्रताप सिंह जी 2 बार पार्लियामेंट जीते, मुलायम सिंह जी लगातार जीते, बलराम सिंह यादव जी 2 बार जीते। तो मैनपुरी, और उसके पहले का भी लोकदल का और सोशलिस्ट का इतिहास रहा है। जनसंघ के कोटे में मैं पीछे जा रहा हूं, जनसंघ के कोटे में कभी मैनपुरी नहीं रही। तो जो वहां का सामाजिक ताना बाना है वो समाजवादियों के लिए मुफीद है। लेकिन अब गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका, सरकार ने पूरी एनर्जी लगा रखी और डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है। और अभी जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, उनकी बात में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी नजर आ रही। लेकिन
समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा जिस तरह से पहली बार यूनाइट हुआ, आप कई चुनाव से देख रहे हैं कि शिवपाल यादव जी क्या करेंगे, आदित्य यादव जी का क्या होगा, धर्मेंद्र यादव जी क्या करेंगे, तेज प्रताप यादव जी क्या करेंगे। आज सारे लोग अभी आप देख लीजिए तो कोई भोगांव में है तो कोई किसनी में है, कोई मैनपुरी सदर में है तो कोई जसवंत नगर में, पूरा खानदान लगा हुआ। पूरी समाजवादी पार्टी, खतौली में भी बाई इलेक्शन हो रहा, रामपुर में भी बाई इलेक्शन हो रहा, लेकिन सारी लीडरशिप मैनपुरी पार्लियामेंट का एक चुनावी हिस्सा बनकर रह गई है। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं इसके सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ होंगे, और ये निहितार्थ 2024 का जो तीसरे मोर्चे का ताना बाना बन रहा है उसके लिए ही भी बहुत कुछ संकेत कर रहा है। बिल्कुल। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी प्रवक्ता। रोहित जी, 92,000 से ये सीट यादव परिवार ने जीती थी, मुलायम सिंह यादव ने जीती थी। इस बार मुलायम सिंह यादव नहीं है, जाहिर सी बात है उनका सिंपैथी वोट भी है, लेकिन अखिलेश यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं परिवार की एका दिखाने में और डोर टू डोर कैंपेन करने में। मतलब इतनी मेहनत शायद ही उन्होंने किसी बाई इलेक्शन में, जैसा कि ओपी यादव जी ने कहा, मुझे भी लगता है कि इतनी मेहनत शायद ही उन्होंने की हो। तो इन सब चीज़ों का रिजल्ट आपको किस तरफ जाता नजर आता है? देखिए रमन भाई, रिजल्ट तो उसी दिन फाइनल हो गया था जिस दिन उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी। अब तो सिर्फ 8 तारीख का इंतजार इस चीज को है कि कितने वोटों से हमारे उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष इस चुनाव को लेके पूरी तरीके से सीरियस था, और जबकि ये उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही कहीं पर्चा खारिज कराने की कोशिश की, मतलब जो भी वो कर सकती थी शासन प्रशासन का प्रयोग वो करने की उसने कोशिश की, और आगे भी वोटिंग तक वो शासन प्रशासन का प्रयोग करने की कोशिश करेगा। इवन जो क्षेत्र के अंदर चुनावी सभाएं हैं उसको भी रोकने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है। एक चुनाव आयुक्त से एक कंप्लेन भी समाजवादी पार्टी की तरफ से लॉन्च कराई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस बलों का अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है उनके कामकाज में। नहीं, मैं इसीलिए मैंने आपको बताया, मैंने पूरी बात रमन भाई, कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शासन और प्रशासन का प्रयोग कर रही है अपने पक्ष में, और उपचुनाव के अंदर वो सरकार, जिसकी भी सरकार वो करती ही है, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये कोई नई प्रथा नहीं है। भाजपा के तो चाल चरित्र चेहरा हर व्यक्ति जानता है। भाजपा तो कुर्सी के लिए किसी भी स्तर पे गिरने को तैयार है, क्योंकि वो काम करने में तो विश्वास रखते नहीं, वो तो सिर्फ चुनाव लड़ने और कुर्सी पे बैठने के लिए विश्वास रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा निरंतर इस तरीके के प्रयास किया है, पर जनता ने इस बार मन बना लिया है भाजपा को जवाब देने का। उसका कारण यह है कि जनता ये जवाब देना चाहती है कि इस चुनाव से देखिए सरकार नहीं बदलने जा रही है, कोई सरकार पे फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ना सरकार मजबूत होगी ना सरकार कमजोर होगी इस उपचुनाव से, पर इस सरकार से जनता का एक संदेश जरूर जाएगा भाजपा को कि जनता असंतुष्ट है। 2022 का भी चुनाव हुआ है, उसमें इन्होंने एक मैनिफेस्टो अपना जारी किया था। उस मैनिफेस्टो पे इन्होंने 1 पैसे का काम अभी तक 8 महीने की सरकार चलाने के बाद नहीं किया उसके अंदर, और पिछले 5 सालों में भी इन्होंने नहीं किया था। पर ये कहीं ना कहीं जनता को अपने पक्ष में गुमराह करने में कामयाब हो गए थे, और 2022 में जनता ने पुनः इनके ऊपर विश्वास किया था। पर अब जनता इनको एक ये संदेश देगी इस उपचुनाव में कि आप हमारे मुफीद काम नहीं कर रहे हैं, जैसा काम हम चाहते हैं आपसे वो आप हमसे नहीं कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है जनता का हक भी है कि अपनी सरकार को जवाब दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर झूठ बोलती है जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। 1100 का सिलेंडर बेचेंगे ये तब भी कहेंगे क्या जनता हमारे साथ है, 100 रुपए के ऊपर डीजल पेट्रोल बेचेंगे कहेंगे जनता हमारे साथ है। ये अग्निवीर जैसी योजनाएं लेके आएंगे, युवाओं को अग्निवीर बनाएंगे, तो अग्निपथ पे चलने को कहेंगे, उसके बाद भी कहते हैं साहब जनता हमारे साथ है। ये किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं करेंगे, कहेंगे साहब किसान हमारे साथ है। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए भाजपा के जनता इस बार इनको उपचुनाव में तीनों जगह हराने जा रही है। हमने, विपक्ष ने तीनों जगह मजबूत कैंडिडेट दिए हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जनता की आवाज ऊपर तक, सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है उस तक पहुंचे जनता की आवाज कि भाई देखिए हमने आपको 5 साल तक के लिए चुन तो लिया, पर आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। और जब आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं तो ये मैसेज जो आपको उपचुनाव से मिलेगा वो एक बड़ा मैसेज होगा। प्लस देखिए, ठीक है भारतीय जनता पार्टी की विचलित है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी प्रयोग कर सकती है, अपने जितने भी बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम, सीएम, सब इन उपचुनाव में उतार दिए हैं।
पर भारतीय जनता पार्टी को जनता का काम भी करना चाहिए। अगर चुनाव में जा रहे हो आप, तो शिवपाल यादव जी के भरोसे खाली नहीं जा सकते। और जो भारतीय जनता पार्टी शुरू में कोशिश कर रही थी कि शिवपाल यादव जी के भरोसे वो चले जाएं, पर यहां पे स्थिति जब बिल्कुल साफ होती हुई दिख गई तो शिवपाल यादव जी को भी कोसना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये तो ऐसे लोग हैं कि जब आप इनके पक्ष में इनको मामला बदलते हुए दिखता है तो ये किसी को भी कोसना शुरू कर देते हैं। चलिए यही तो सवाल ऐसी पूछते हैं, स्थिति में यही अब सवाल जनता भी संजीव समझ मिश्रा से चुकी। पूछते हैं, यही जी। सवाल संजीव मिश्रा से पूछते हैं। संजीव मिश्रा जी ये बताइए कि मैनपुरी की जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी क्या लेके जाएगी, कि किस तरह का आश्वासन, किस तरह की उम्मीदें उनको दिखाएगी, और किस तरह की बीजेपी को उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता किस वजह से उनको वोट देगी? रमन जी, अभी उपचुनाव हुआ आजमगढ़ का और रामपुर का लोकसभा का, क्या स्थिति वहां की रही? रामपुर तो इनका गढ़ था, एक फर्क था, अखिलेश यादव ने डोर टू डोर कैंपेन नहीं की थी। एक फर्क था, अखिलेश यादव ने डोर टू डोर कैंपेन नहीं की थी, और जिस तरह अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव का इस समय एका दिख रहा है, वो एका नहीं था। मुलायम सिंह की सिंपैथी नहीं थी। नहीं, एका क्यों नहीं था? यहाँ का मैनपुरी के चुनाव में तो एका ही था, बसपा भी साथ में थी। रमन जी 3 दिन और आज पहले की तारीख में बसपा बसपा इनके साथ नहीं भाजपा है। के जो भी प्रवक्ता मायावती जी का थे, स्पष्ट कूद के निर्देश कुर्सी है। से कह रहे कहने का थे शिवपाल यादव जी भाजपा को मेरी वोट बात आगे दिलवाएंगे। देंगे, ज्यादा बेहतर शिवपाल रहेगा यादव जी रमन की जी। बोलिए तारीफ संजीव में मिश्रा, कसीदे बोलिए। कस रहे थे। नहीं संजीव भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली अपडेट कर रहा नहीं, हूं। इस संजीव तरीके भाई, की मैं आपके डिबेट बीच में नहीं नहीं बोल रहा हूं, फिर आप करता जवाब दे हूं। देना। ये इस तरीके का ठीक नहीं है। बोलिए संजीव मिश्रा। इससे चैनल जो है, नहीं, आप तो बहुत अच्छा डिबेट करते हैं। संजीव जी बोलिए। लगता अरे है आपका कि क्या है थोड़ा- संजीव भाई, आप तो पहले सपा के लिए डिबेट करते थे, उससे पहले आप कांग्रेस के लिए डिबेट करते थे। संजीव जी आपका बोलिए। क्या संजीव भाई, आप तो डिबेट में तो आप माहिर हैं भाई। आपकी समस्या आप क्या है? कांग्रेस, आप सपा, व्यक्तिगत भाजपा क्यों हो सबके रहे लिए हैं? तो डिबेट कर चुके हैं। आपको तो मौका आपसे नहीं ज्यादा मिला, तत्पर इसलिए कौन आप हो वहीं सकता है पड़े हुए डिबेट हैं। में? मैं समझ सकता हूँ भाई, आप इस तरीके का डिबेट नहीं आपको करते। मौका नहीं मिला, इसलिए वहीं पड़े हुए हैं। आपके अंदर गट्स ही नहीं थे, लोग नहीं जानते थे आपको, इसलिए ये भैया स्थिति है इतना आपकी। बड़ा बैगन, उसमें इतना परेशान बड़ा है बैगन क्यों? हर व्यक्ति नहीं हो सकता संजीव भाई, जो थाली के बिना लुढ़के, थाली के बिना लुढ़के, सत्ता नहीं, तो की भूख इतनी आपकी ज्यादा वो स्थिति हो नहीं कि है। सत्ता के बिना आप नहीं उसको कर नींद सकते, ना आपको कोई आए। लेने के लिए नहीं तैयार। सत्ता की भूख इतनी आपको ज्यादा हो कोई कि लेने के लिए कांग्रेस नहीं की तैयार। सरकार कांग्रेस के साथ, आपको सपा की कोई सरकार लेने के सपा लिए के नहीं तैयार। साथ, भाजपा और की सरकार अपने भाजपा के अपने साथ। पूर्व तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना बड़ा बैगन हर अजीत व्यक्ति सिंह नहीं जी हो के सकता। बारे में बिल्कुल ठीक कह सुनिएगा। रहे हैं। मुझे ना मौका पूर्व मिला, ना राष्ट्रीय मुझे अध्यक्ष चाहिए अजीत ऐसा सिंह के मौका। बारे में ना सुनिएगा। मुझे संजीव भाई ऐसा मौका कोई मिला, ऐसा ना कोई मुझे ऐसा कोई मौका ऐसी चाहिए। सरकार रही मैं तो जहाँ खाली कृषि इतना मंत्री कह न रहा था, रहे हो, इतना याद दिला तो रहा हमारी था क्या कि बराबरी कर शिवपाल रहे हो? यादव जी की उनसे तारीफ सीख में लो थोड़ा कसीदे बहुत। भाजपा वाले कहने पढ़ का रहे थे। मतलब बहुत साफ और है, अगर इसी डिबेट चैनल को पे सही चलने रमन भाई दोगे के सामने तो पढ़ ज्यादा रहे बेहतर थे। रहेगा। रमन भाई क्योंकि गवाह हैं 8 तारीख कि के शिवपाल बाद यादव क्या जी के कहोगे ये कसीदे सोचो। भाजपा वाले का 8 तारीख के बाद क्या कहोगे जब तीनों सीटें हार के आएंगे? कोई गुंडा अपराधी अब जीतने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो आपके दल का कैंडिडेट है वो बता दूं, कोई गुंडा अपराधी नहीं जीतने वाला। जनता वहां की भी जवाब देगी, कोई परिवारवादी नहीं जीतने वाला। जनता मैनपुरी में भी जवाब देगी। और रामपुर की भी क्या स्थिति है ये सबको पता है। 8 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, फिर बात करिएगा क्या कहोगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि मैनपुरी में ये है, मैनपुरी में उनको। देखिए संजीव जी नेताजी के काम को आगे कौन बढ़ा सकता है? नेताजी के काम को आगे कौन बढ़ा सकता है ये सोचो। और वहाँ की जनता बेहतर जान रही है। और बड़ी बड़ी बात है, अरे अभी 10 मार्च को तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया था। 10 मार्च को जनता को क्या समझा था आपने? चाल चरित्र और उन्होंने चेहरा समझाया ना कि वो कि सत्ता के बिना समाजवादी वो नहीं पार्टी रहते की हैं। क्या स्थिति चाहे इसके है लिए और उनको भारतीय पार्टी जनता बदलनी पार्टी की पड़े, क्या स्थिति है। चाहे अरे आप इसके तो लिए समझने उनको के लिए नहीं कुर्सी तैयार। बदलनी पड़े, 17 में चाहे आपको उनको कुछ भी समझाया, करना पड़े। 19 पर में भारतीय समझाया, जनता पार्टी के 22 में नेताओं को समझाया, सत्ता ही लगातार चाहिए, उपचुनाव में सत्ता समझाया, वो लेकिन पूरी आपकी तरीके समझ में से नहीं आएगा। केवल बड़े चैनल पे बैठ के ऊल जलूल बातें करने से कोई फायदा नहीं है। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता किसके साथ 10 मार्च को तो भी देखा, क्या आप कांग्रेस 10 मार्च को भी देखा ना। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का रिजल्ट आया। अगर मैंने कुछ क्या गलत कहा स्थिति तो मुझे रही? बताइए। किसकी सरकार बनी? बात तो जनता किसके साथ रही? मैं कहता कि अरे जनता भारतीय किसके जनता साथ पार्टी को रही? जनता की चिंता और है। जनता पर मैनपुरी समस्या की ये भी कि समझ भारतीय रही जनता है पार्टी को तो कुछ और चिंता ही नहीं जनता है जनता मैनपुरी की। की जवाब देने के लिए भारतीय तैयार जनता बैठी पार्टी है। जनता को सिर्फ वोट रिजल्ट लेने आने के लिए दीजिए, इस्तेमाल करना उसके बाद जानती है। कहेंगे क्या ये उसके बाद सोचिए। जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है उस तरीके से जनता अरे को निकाल जानती देती नहीं है है और जनता दोबारा को, जनता के बीच जनता में के तब ऊपर जाते आरोप हैं मत लगाओ। जब चुनाव आता है। जनता निर्णय ले रही है। चाहे वो पूर्ण रूपी 17 में लिया चुनाव ना, हो। 19 में लिया, 19 में लिया ना।
आपका उस सपा का गठबंधन था तो कांग्रेस का भी गठबंधन होके देख लिया, आपने 19 में बसपा से भी गठबंधन होके देख लिया, जनता ने जवाब दिया ना, तो उसमें कहने की क्या बात है। 8 तारीख के बाद क्या कहोगे ये सोचो। मेरे को लगता है कि 8 तारीख का जनता ने जवाब दिया, जो स्थितियां रहेगी मैनपुरी में 70 साल वो आ जाएगा पार्टी सामने। विद डिफरेंस है, हम आपने पार्टी विद डिफरेंस का नारा देके जनता को गुमराह करने का काम किया। आपको नहीं पता क्या? अरे आप तो हमारी तरफ ही बैठ के पक्ष अच्छा रखते ये थे। बताओ अजीत सिंह किस आपको तो याद होगा अच्छी तरीके से सरकार भारतीय जनता में पार्टी ने कृषि कौन-कौन से मंत्री झूठे रहे, नारे दिए थे। आपको पता आप है खुद ही ना? कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी झूठों स्वर्गीय की पार्टी अजीत सिंह है। जी किस सरकार में कृषि मंत्री रहे, जरा ये बताओ। स्वर्गीय अजीत सिंह जी की चिंता मत करिए, स्वर्गीय अजीत सिंह जी किसकी सरकार में कृषि मंत्री रहे वो सबको पता है, उसकी चिंता हमें मत चिंता करिए। करने की जरूरत नहीं है। मंत्री रहे, कृषि मंत्री लेकिन रहते हुए उन्होंने पद ये से ध्यान त्याग रखिए, पत्र दिया, इसलिए सत्ता के व्यक्तिगत मोह के मत बिना हुआ करो। उन्होंने कोई त्याग अगर पत्र दिया। कायदे की कृषि मंत्री बात रहते हो, हुए कोई जब उनको मुद्दई लगा बात हो, कि उसको रखना सरकार चाहिए। किसानों के मुझे विरुद्ध लगता है काम कि करने केवल जा रही है व्यक्तिगत होकर तो उन्होंने के त्याग जोर पत्र जोर दिया। चिल्लाने से संजीव मिश्रा काम नहीं जी, चलने क्या वाला। आप युवाओं के और मैनपुरी की किसानों के जनता हित में त्याग मन पत्र बना चुकी देंगे? है। मैनपुरी का हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे भी जुड़े हुए हैं, अपराधियों का हाल हुआ है ना। सपा के प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे जुड़े हुए हैं। कीर्ति जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कीर्ति जी रामपुर की चर्चा करें, मैनपुरी की चर्चा हम लोगों ने काफी की, रामपुर की चर्चा करते हैं। रामपुर में एक बात बताइए कि चूंकि वहां पे कांग्रेस ने एक तरह से सपोर्ट किया है बीजेपी को, रामपुर में जो इनके मीडिया प्रभारी हैं आजम खान जी के, उनका सपोर्ट बीजेपी को हासिल हो गया है, तो कुल मिला जुला के आपकी पार्टी वहां कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है, ऐसा लोगों को लग रहा है, चुनाव विश्लेषकों को लग रहा है। आपका क्या मत है? देखिए रमन जी, ये एनालिसिस आपका हो सकता है, चैनल का हो सकता है, तमाम सरकारी पत्रकार का भी हो सकता है, लेकिन रामपुर में जो मीडिया प्रभारी थे आजम साहब के, उनकी पहचान ही यही थी कि वो आजम साहब के मीडिया प्रभारी। और जब आदमी अपनी पहचान छोड़ देता तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। लेकिन मैसेज तो बढ़ा जाता है ना। जब आदमी मूल पहचान छोड़ देता तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। लेकिन इसका मैसेज तो बहुत बढ़ा जाता है ना। कल के बाद अरे कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आजम साहब ने अगले ही दिन समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई, इसकी चर्चा कभी हुई? आपको जानकारी ना हो तो मैं बताऊं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, तमाम पदाधिकारी, कई लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। और आजम साहब केवल रामपुर नहीं, प्रदेश में देश के नेता। यह अलग बात है कि सरकार अपने इशारे पर उनका उत्पीड़न करे, सरकार उनके खिलाफ अन्याय करे, इनका प्रयास करे, लेकिन नहीं जो कानूनी लड़ाई है इसमें अभी जो उनको खिलाफ आया है वो तो कोर्ट का आया है, उसमें सरकार का क्या रोल है? मैं बता रहा हूं, 80 मुकदमे तो सरकार ने लिखे ना उनके खिलाफ। क्या इसके पहले कोई हेट स्पीच आपने नहीं सुना क्या? देश के अंदर तमाम नेताओं के हेट स्पीच आपने नहीं सुने क्या? किसी नेता के खिलाफ आज तक फैसला आया क्या? एक नेता कोई और बताइए ना हेट स्पीच के मामले में जिसको सजा हुई है पूरे देश के अंदर। तो मतलब इनको टारगेट किया जा रहा है। आजम खान साहब के अगेंस्ट एक नेता का नाम बताइए जिसको सजा हुई नहीं हुई। लेकिन आजम साहब ने कोर्ट का सम्मान किया, सदस्यता निरस्त हो गई, पुनः कोर्ट गए, कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल पाया, आज चुनाव हो रहा। और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि आजम खान साहब की सीट पे पुनः समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा। और जहां तक खतौली का सवाल है, वो हमारे और आरएलडी के गठबंधन में है। आम चुनाव में भी आरएलडी का उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ा था, और इस बार जो समीकरण बन रहे हैं, जो समर्थन लोगों को हासिल है, खतौली में भी आरएलडी का झंडा हैंडपंप फहराएगा पूरे मजबूती के साथ। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन तीनों सीट जीतने जा रही है। और संजीव मिश्रा जी बेवजह नाराज हो गए, हमारे साथी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में रहे, अगर दल छोड़ के जाने के बाद तो सवाल खड़ा होता ही है, आप नाराज बेवजह हो रहे हैं। ये तो आपकी सामर्थ्य है, आपकी क्षमता है कि हर दल में आप एडजस्ट हो जा रहे हैं, इसके लिए नाराज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक पार्टी है, बहुत होशियार पार्टी। ये असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती।
मुद्दा है डबल इंजन की सरकार जब से बनी तब से लगातार महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी का रेट बढ़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, देश हंगर इंडेक्स में सबसे ऊपर जा रहा है 2014 के बाद, और लगातार किसान परेशान है। आज खाद और बीज किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। 2022 के आम चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम नहरों में ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन पिछले दिनों जब सदन चल रहा था और समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़ा किया तो सरकार ने दोनों हाथ खड़ा कर दिया, कहा मैं किसानों को मुफ्त बिजली नहीं दे सकता। यह है भारतीय जनता पार्टी का, यह चाल, चरित्र और चेहरा, इसको जनता धीरे धीरे समझ रही है। और निश्चित रूप से आने वाला दिन अहंकार तो किसी का नहीं रहा जी। भारतीय जनता पार्टी 14 के पहले भी थी, लेकिन 45 सीट, 47 सीट, 85 सीटें ही तो थी उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर आने वाले दिनों में उतनी ही रहेगी, क्योंकि जनता असलियत इनकी जान चुकी है और उसकी शुरुआत तो चुनाव से होगी। मैनपुरी हो, रामपुर हो, खतौली हो, तीनों सीट समाजवादी पार्टियां रेडी जीतेगी, ये पूरी मजबूती के साथ जीतेगी। चलिए, लेकिन एक सवाल जो समाजवादी पार्टी लगातार खड़ा करती रही, रामपुर का चुनाव हो, आजमगढ़ का चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन से हम अनुरोध करते हैं, हम शिकायत करते हैं, इलेक्शन कमीशन बड़ी अथॉरिटी, अगर पुलिस अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है मैनपुरी के अंदर, तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के इशारे पर पुलिस काम न करे, इलेक्शन कमीशन उसकी निगरानी करे, जहां गलत हो रहा है ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे, तभी फेयर इलेक्शन भी संभव। चलिए, ओपी यादव जी, के लिए फेयर इलेक्शन बहुत जरूरी। ओपी यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे जो रामपुर के इक्वेशंस हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं, इसलिए कि अच्छा खासा प्रभाव रहा है आजम खान साहब का, लेकिन जो इक्वेशंस दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पक्ष में जाते नहीं दिख रहे हैं। फिर भी चूंकि उनका होल्ड रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि उनके साथ लोग होंगे। आपका क्या आकलन है? देखिए, रामपुर हो या खतौली, जिस तरह से बाई इलेक्शन में सेंट्रलाइज है चुनाव पूरी तरह से, और शिव बहादुर सक्सेना साहब के ज़माने से देखिए कि एक ज़माने में जब आजम साहब समाजवादी पार्टी में काम नहीं कर रहे थे, उस समय शिव बहादुर सक्सेना जी को अमर सिंह जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दिया। आकाश सक्सेना और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बीच में सीधी लड़ाई। अब इसके पहले का जो नूर महल और आजम साहब के बीच में लड़ाई होती रही, तो कहीं ना कहीं 89-80 के बाद ही मान लीजिए कि पूरा चुनावी मूवमेंट जो है वो आजम साहब के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। बिल्कुल। और चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी का जमाना रहा हो, तो अभी भी जो प्रासंगिकता है वहाँ समाजवादी पार्टी के जो सिनेरियो है वहाँ आजम साहब का कैरेक्टर ही चुनाव लड़ रहा, उनका सियासी ताना बाना ही चुनाव लड़ रहा है। जो उनके जो मीडिया प्रभारी अभी बीजेपी के फोल्ड में चले गए, तो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, लगभग बात सही है कि आपका जो मूल कैरेक्टर होता है वो मीडिया प्रभारी थे, कोई सियासी व्यक्ति नहीं थे, वो ऑन द बिहाफ ऑफ खान साहब के प्रतिनिधि के तौर पर मीडिया से बात कर रहे थे। तो कोई बहुत बड़ा सियासी मूवमेंट नहीं हुआ है कि बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी का रामपुर में कैडर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, ऐसा कोई बहुत बड़ा। लेकिन एक बात बताइए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ एक्शन हुआ और आकाश सक्सेना ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया उसमें, तो क्या आपको लगता है कि ये आकाश सक्सेना के फेवर में जा सकता है या उनके विरोध में आजम खान के फेवर में उनकी सिंपैथी ले सकता है? देखिए, रामपुर की सियासत मैंने शुरुआत में कहा कि 80 से लेकर के आजम खान समर्थन और आजम खान के विपक्ष में ही चलती चली आई है। शिव बहादुर सक्सेना साहब के जमाने से, जैसे आकाश सक्सेना ने बड़ी मूवमेंट किया, जो भी ये जो बीच में जितना भी डेवलपमेंट हुआ इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव भर खेला है। तो चूंकि जो राजनीतिक परिदृश्य बन बिगड़ रहा है वो आकाश सक्सेना और आजम साहब की सियासी पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द ही सिमट रहा है। रही बात खतौली की, खतौली में देखिए कि मदन भैया इसके पहले वो दादरी से विधायक हुआ करते थे, पिछली बार बाहरी का ठप्पा एक लगा हुआ है उनपे।
निश्चित तौर पर। लेकिन एक चीज, मदन भैया पूरी गुजरलैंड में बहुत ही प्रभावी रहे हैं। वो ठीक बात है कि वो सरकार की तरफ से चुनाव लड़ रहे होते तभी बात दूसरी होती। आप देखिए कि दादरी से इंडिपेंडेंट 89 और 91 के नतीजे देखिए, कोई इंडिपेंडेंट सदन में गए हैं। पिछली बार एसपी आरएलडी कंबाइंड ने उनको लोनी में चुनाव लड़ाया, हार जीत अपनी जगह है। लेकिन खतौली के चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी कंबाइंड ने जातीय समीकरणों पर बहुत मजबूती से काम किया। और चूंकि सिटिंग एमएलए की धर्मपत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव मैदान में उतारा है, और एक तरह से वहां जो सामाजिक ताना बाना है, भारतीय जनता पार्टी का अपना फिक्स फॉर्मूला है और समाजवादी पार्टी आरएलडी कंबाइन का अपना फिक्स फॉर्मूला है। तो वहां लड़ाई एक तरह से सामाजिक समीकरणों के बीच में होने जा रही है। नहीं, कितना सिंपैथी फैक्टर है खतौली में? देखिए, राजकुमारी सैनी की निश्चित तौर पर चूंकि धर्मपत्नी है वो सिटिंग एमएलए जिनके उससे इस्तीफे से हो रहा है, सदस्यता जिनकी गई है उनके राजकुमारी सैनी, तो और एक सैनी फैक्टर अपना रोल है, जाट कम्युनिटी का अपना रोल है, गुजर कम्युनिटी का अपना रोल है, अपर क्लास की कम्युनिटी का क्या रोल होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस दृष्टिकोण से, जिस व्यू से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही है, उन सब समीकरणों की भी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। और जो बहुत पहले से जो चौधरी साहब के ज़माने में राष्ट्रीय लोकदल प्रयोग करती रही है सामाजिक एकता के नाम पर कि जाट, मुस्लिम, गुजर और इन दीगर कम्युनिटी पर काम करके वो चुनाव लड़ती रही, तो उसकी भी एक अग्नि परीक्षा होगी कि क्या गुजर, जाट, मुस्लिम कम्बिनेशन राष्ट्रीय लोकदल एसपी कंबाइन के साथ मजबूती के साथ खड़ा है कि नहीं, इसकी भी इस चुनाव में अग्नि परीक्षा होगी। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी, खतौली में आप लोग की स्ट्रेटेजी क्या होगी बीजेपी के खिलाफ? देखिए, खतौली हमारी परंपरागत सीट रही है। खतौली के अंदर निरंतर हम चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार भी 2022 के अंदर हमारा ही कैंडिडेट लड़ रहा था खतौली से, और वो कुल 16,000 वोटों से हारा था। देखिए, जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र रहता है चुनाव के समय, हिंदू मुसलमान करवाना रहता है, और मुजफ्फरनगर के दंगों को लेके भारतीय जनता पार्टी जो बात करती थी, अब वो चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने आ गया है। आज जो खतौली की सीट खाली हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, सिटिंग विधायक जो 2017 में भी जीते थे और 2022 में भी जीते थे, वो मुजफ्फरनगर दंगों के दोषी पाए गए हैं। अब भाजपा क्या जवाब देगी? हम निरंतर कहते रहे हैं कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम किया था, दो समाजों में मतभेद पैदा करने का काम किया था। वो अब हमारे और आपके सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सिटिंग विधायक के ऊपर को सजा हो गई है मुजफ्फरनगर दंगों के केस के अंदर। तो अब जनता के सामने ये चीज आ चुकी है। जनता भी नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से हम इन दंगाइयों के साथ रहें, और भारतीय जनता पार्टी को जनता मजबूत जवाब देने जा रही है कि अब भाजपा का पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से सफाया होगा। 2022 का जो चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जीती है वो हम और आप पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझसे बेहतर तरीके से रमन जी आप जानते हैं, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं। आपको पता है कि 2000 से कम अंतर पे हम कितनी सीटों पे हारे और 5000 से कम अंतर पे हम कितनी सीटों पे हारे। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए सरकार बनाई है, वो सरकार अगर इनको 5 साल इनकी सरकार चलानी है, संजीव मिश्रा कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। जनता के लिए बीच में रहना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। संजीव जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के अंदर जनता के बीच में जाती है। आप मुझे ये बताइए, अब आपके डिप्टी सीएम खतौली पहुंच रहे हैं, अब आपके सीएम खतौली पहुंच रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं पहुंच रहे थे भाई? आप संजीव जी से रिएक्शन लेते हैं। संजीव मिश्रा जी, तो आपको ये जवाब बोलिए संजीव जी बोलिए। बाकी समय कहां रहते हैं? बोलिए संजीव जी। नहीं, देखिए, रामपुर में लोकसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, वहां क्या स्थिति रही? क्यों वहां की जनता ने नकार दिया समाजवादी पार्टी को? चुनाव कहां हुआ? लोकतंत्र को लूटने का काम किया। रामपुर की अगर आप बात कर रहे हैं तो रामपुर में जो समीकरण का ताना बाना ये सब जो बताई जा रही है, इसमें क्यों ये उपचुनाव में हार गए? अरे आजम खान साहब, अरे संजीव भाई, आपसे बेहतर कौन जानता है उपचुनाव में क्यों हार गए? सरकार उनके ऊपर है। आप ये बताओ, हमारे वोटर के गांव से निकलने ही नहीं दोगे सरकार वोटर ने, तो हारेंगे नहीं, तो सरकार ने उन पे तमाम लाठी लगवा दिया, हमारे वोटर में लगा दिए। कैसे जीतेंगे? क्या सरकार ने कहा था आपको तो नहीं कहना कि आजम खान से कि कहे कि कलेक्टर तनखैया है, कलेक्टर तनखैया इसे जूते पे पॉलिश कराएंगे? ये सरकार ने कहा था कहने के लिए?
क्या लोकसभा में लोकसभा अध्यक्षा से आंखों में आंखें डाल के बात करने की बात ये क्या सरकार ने कही थी? तो कहने का मतलब बहुत साफ है, जिस तरीके की सिचुएशन और जिस तरीके की स्थितियां हैं, उसमें रामपुर में विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार के आ रही है और बड़े अंतर से हार के आ रही है। ये केवल मैनपुरी नहीं, केवल रामपुर ही लोकसभा का विधानसभा का उपचुनाव नहीं, बल्कि खतौली में भी देखेगा गुंडों अपराधियों की अब चलने वाली उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्या स्थिति बनेगी ये सबके सामने होगा। और अभी कह रहे थे कि साहब वो खतौली तो हमारी पुरानी परंपरागत सीट है। अरे हमारा ही विधायक था और इससे पहले भी हमारे विधायक वहां रहे हैं। तो कहने का मतलब आने वाले समय में 2012 में जनता के बीच में कोई पकड़ नहीं, जनता के बीच में जाते नहीं, जनता के बीच में जाते नहीं। 2012 लेकिन 8 तारीख के बाद क्या कहोगे ये सोचो। संजीव मिश्रा 8 तारीख के बाद क्या कहोगे ये सोचो। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा ना, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद क्या कहोगे ये सोचो। खतौली में अरे 8 तारीख के बाद क्या कहोगे ये तो बताओ। क्या कहोगे प्रशासन ने गड़बड़ कर दिया, क्या कहोगे। कीर्ति निधि पांडे, एक रिएक्शन कीर्ति निधि पांडे से लेते हैं। कुछ तो सोच लो। एक रिएक्शन कीर्ति निधि पांडे से लेते हैं। इसके ऊपर कीर्ति निधि पांडे, कीर्ति जी, क्या परिवार ने साथ नहीं दिया, क्या कहोगे ये भी तो सोचो। किस तरीके की स्थितियां है। अरे मैनपुरी में क्या हालत है पता है। मैनपुरी की जनता हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ले रही है। कीर्ति जी, एक लास्ट रिएक्शन आपसे लेना चाहते हैं। भारतीय जनता ये बताइए कीर्ति जी, कीर्ति निधि पांडे जी, ये बताइए कि ये जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स होंगे, चूंकि अब चुनाव विधानसभा का 2027 में होगा और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो इनका कितना असर पड़ेगा और इनका कितना परसेप्शन बनेगा 2024 के चुनाव में इनके रिजल्ट्स की वजह से? देखिए रमन जी, ये उपचुनाव 2024 के चुनाव का परसेप्शन तय करेगा, इसमें कोई दो राय। उससे पहले निकाय चुनाव में भी इसका परसेप्शन तय। तीनों सीट समाजवादी पार्टी ऑलरेडी जीतने जा रही है और बड़े अंतर से जीतेगी। और इस जीत के साथ जो लगातार कारवां बढ़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेगा। और क्यों हटाना है? इसलिए नहीं हटाना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हटाना है कि महंगाई रोकने में विफल सरकार, बेरोजगारी रोकने में विफल सरकार, किसानों को खाद बीज देने में विफल सरकार। लाखों किसान आंदोलन किए, लेकिन आज तक भारत की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उन किसानों के फसलों के एमएसपी तय करने के लिए न तो कमेटी बना पाई और न तो एमएसपी तय कर पाई फसलों के दाम। यह है भारतीय जनता पार्टी का चित्र। भारतीय जनता पार्टी दमनकारी नीति के साथ लोगों को दबाना चाहती है, लेकिन इस देश की जनता अगर अंग्रेजों से लड़ रही और देश को आजाद कराया तो इस हिटलर शाही सरकार से भी इस देश को मुक्ति दिलाने का 2017 में इनका काम बोलता था, जनता ने जवाब दिया और आरएलडी गठबंधन करेगा और पूरी मजबूती के साथ। चलिए आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 8 तारीख को पता चलेगा, 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है। निश्चित रूप से ये तीनों चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव मिश्रा जी, कीर्ति निधि पांडे जी, रोहित अग्रवाल जी, ओपी यादव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 8 तारीख को पता चलेगा कि कहां कौन जीत रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है और जनता ने किसको स्वीकारा है, किसको नकारा है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।